हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और एज के बारे में जिसका टाइटल है कैरोलाइन एज। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जैसे कि रेनेसां को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 1500 से 1600 तक चला था। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं रेनेसां के लिए। रेनेसां में हम लोगों ने डिस्कस किया है एलिजाबेथन एज को और जैकोबिन एज को। तो इसमें जो एलिजाबेथन एज है ये चला था 1558 से 1603 तक, और जो जैकोबिन एज था ये 1603 से 1625 तक। आज की जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कैरोलाइन एज के बारे में, जो कि 17th सेंचुरी लिटरेचर से बिलोंग करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं यहाँ से कैरोलाइन एज। कैरोलाइन जो एज था ये 1625 से 1649 तक चला था। 1625 से 1649 तक के पीरियड को कहते हैं कैरोलाइन एज। तो कैरोलाइन एज रेफर्स टू द पीरियड इन इंग्लिश एंड स्कॉटिश हिस्ट्री। ये जो कैरोलाइन पीरियड है या एज है, ये जो इंग्लिश और स्कॉटिश हिस्ट्री दोनों को मेंशन करता है, क्योंकि जो इससे पहले जिसका जो राजा है जिसका नाम है चार्ल्स, जो कि सिंहासन पर बैठा है, इंग्लिश और स्कॉटिश दोनों से बिलोंग करता है, और उसने 24 ईयर्स शासन किया था, जिसका नाम है चार्ल्स फर्स्ट। मतलब चार्ल्स फर्स्ट ने, जिसके नाम पर ये कैरोलाइन एज है, इसने 24 वर्ष तक शासन किया था। आगे चार्ल्स फर्स्ट, और बात की जाए चार्ल्स फर्स्ट के नाम के बारे में, जैसे कि चार्ल्स फर्स्ट इसका नाम है, तो इसका नाम कैरोलाइन एज कैसे पड़ गया? तो जो चार्ल्स फर्स्ट है इसका लैटिन नाम क्या था? कैरोलस। तो कैरोलस जो कि कैरोलाइन एज है, मतलब कैरोलस मतलब कैरोलाइन एज, तो जो है इसी के नाम पर पड़ा है कैरोलाइन एज। क्लियर हो गया होगा। जो चार्ल्स फर्स्ट था इसका लैटिन नाम था कैरोलस, तो इसी के नाम पर इसका पड़ा एज कैरोलाइन एज या कैरोलिन एज। द एज ऑफ कैरोलिन इज एन एज ऑफ पोएट्री ऑफ थ्री काइंड्स। जो एज ऑफ कैरोलिन है, ये जो कैरोलिन एज है, ये एज ऐसी है जिसमें 3 काइंड ऑफ पोएट्री आर फाउंड, जिसमें 3 प्रकार की पोएट्री पाई जाती हैं। नंबर 1 मेटाफिजिकल, फिर कैवेलियर, प्यूरिटन स्कूल। इस 3 टाइप की पोएट्री इसमें पाई जाती हैं। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करें तो मेटाफिजिकल को अभी डिस्कस करेंगे नीचे। वैसे तो मेटाफिजिकल पोएट कौन थे? जॉन डन। और जो कैवेलियर हैं, कैवेलियर और प्यूरिटन स्कूल या प्यूरिटन पोएट, तो इसमें क्या था? जो राजा सिंहासन पर बैठा था चार्ल्स फर्स्ट थोड़ा तानाशाह का जैसे बादशाह या राजा था, ये हमेशा अपनी तानाशाही दिखाना चाहता था। तो इसकी जो अधिकतर जनता थी इससे प्रसन्न नहीं थी, इससे एग्री नहीं होती थी। उसमें होता क्या था, जो पार्लियामेंट होती थी जिसमें सब सदन में जो मंत्री संतरी सब बैठते थे, तो उसमें जो कुछ लोग तो इसके सपोर्ट में थे, जो सपोर्ट में थे वो थे कैवेलियर, और जो इसके अपोज में थे, उसके विरोध में थे, वो थे प्यूरिटन। तो मतलब इसके जो पार्लियामेंट में अधिकतर तो विरोध में ही थे, तो अधिकतर प्यूरिटन थे, ये विरोध में थे इसके, और जो इसके सपोर्ट में थे उन्हें कहा जाता है कैवेलियर, यानी वो होते हैं कैवेलियर पोइट्स, जो इसके सपोर्ट में थे, और जो इसके अपोज में थे, ये विरोध में थे, वो थे प्यूरिटन पोइट। और 1649 में क्या हुआ था? ही वाज एग्जीक्यूटेड होता है फांसी लगाना। मतलब जो राजा था ये, इसके लिए 1649 में फांसी दे दी गई थी। रीजन इसका ये था, ये एक तानाशाही शासक था, थोड़ा जनता की बिल्कुल नहीं सुनता था, जनता की सुनना नहीं चाहता था, जनता वहाँ की बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी इससे। और दूसरी बात, इसने बहुत टैक्स भी लगा दिए थे, इसलिए वहाँ की जनता इतनी परेशान हो गई इससे कि जनता ने इसका मर्डर कर दिया, किसी तरह से इसको फांसी लगा दी। इसके फांसी में जो है जॉन मिल्टन ने जो है वो भी चाहते थे कि इसके लिए फांसी दी जाए या फिर इसे
सिंहासन से हटा दिया जाए। फिर जो है अब डिस्कस करते हैं थोड़ा मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में। थोड़ा हम इसके बारे में इस वीडियो में थोड़ा इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर लेंगे उसके बाद में इन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। क्वाइंड किया था सैमुअल जॉनसन। जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे इन्होंने इस टर्म के लिए क्वाइंड किया था, कौन सी, मेटाफिजिकल पोइट के लिए। और क्यों डिस्क्राइब किया था, मतलब क्यों इसे इन्होंने क्वाइंड किया था, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, टू लूज ग्रुप ऑफ इंग्लिश लिरिक पोइट्स। जो इंग्लिश लिरिक पोइट थे उनका जो लूज ग्रुप था उनके लिए, जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। इन सब में जो जॉन डन थे वो लीडिंग कैरेक्टर थे, लीडिंग पोइट थे मेटाफिजिकल पोइट्री। मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री के जो लीडिंग पोइट थे, जैसे फिल्म होती है मूवी तो उसमें कैरेक्टर होते हैं तो हीरो मेन जो होता है लीड कैरेक्टर होता है, ऐसे ही जो मेटाफिजिकल पोइट्री है इसमें जितने ही पोइट्स थे उसमें जॉन डन सबसे लीड कैरेक्टर में थे, लीड पोइट थे। अदर पोइट्स को हम अगर डिस्कस करें तो दूसरे पोइट ये थे जैसे कि जॉर्ज हर्बर्ट हैं, एंड्रू मार्वेल हैं, अब्राहम कॉले हैं, रॉबर्ट साउथवेल हैं, उसके बाद रिचार्ड क्रॉन्सा हैं और हेनरी वैगन हैं। ये सभी हमारे हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। इनमें सबसे मेन कौन से हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसमें जॉन डन। वैसे भी कई बार क्वेश्चन ही पूछा भी गया है, हु इज़ द मेटाफिजिकल पोइट, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो जॉन डन के लिए कह सकते हैं मेटाफिजिकल पोइट हैं। और जो मेटाफिजिकल पोइट्स है ये टर्म किसने कॉइन की है, सैमुअल जॉनसन ने। उसके बाद आते हैं कैवलियर पोइट्स। अब अगर डिस्कस किया जाए कैवलियर पोइट्स को तो कैवलियर पोइट्स जो है ये रिफ़र करते हैं कि 17th सेंचुरी इंग्लिश रॉयलिस्ट पोइट्स। तो 17th सेंचुरी के जो इंग्लिश रॉयलिस्ट पोइट्स हैं, शाही कवि जो हैं, उनके बारे में बताती है। राइटिंग अबाउट कोर्टली लव, जो कोर्टली दरबारी प्रेम होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जो भी ऐसा वर्णन करते हैं या जो भी कैवलियर पोइट्स हैं उन्हें कहा जाता है सन्स ऑफ बेन। सन्स ऑफ मतलब बेन के पुत्र, तो ऐसा तो है नहीं बेन के पुत्र हों वो, तो आफ्टर बेन जॉनसन, क्योंकि वो आए थे बेन जॉनसन के बाद में, तो उन्हें कहा जाता है सन्स ऑफ बेन। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु आर कॉल्ड सन्स ऑफ बेन, तो क्या हो जाएगा, कैवलियर पोइट। जो भी कैवलियर पोइट्स हैं उन्हें कहा जाता है सन्स ऑफ बेन। उसके बाद आता है आपका प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज में क्या हुआ था, प्यूरिटन एज ये 1620 से 1660 तक चला था। और ये जो डिवाइड हुआ है कह सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड है। कौन सा, प्यूरिटन स्कूल या कह सकते हैं प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज जो है दो भागों में डिवाइड है। पहला प्यूरिटन एज, सेकेंड एज ऑफ मिल्टन। एज ऑफ मिल्टन क्यों है, क्योंकि मिल्टन उस समय के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर थे और उनकी बहुत सारी पोइम्स उस समय आ चुकी थी। तो कह सकते हैं जब तक ये 60 तक चला था तब तक ये एक फिगर बने हुए थे जॉन मिल्टन, इसलिए इसी एज को प्यूरिटन एज के साथ साथ कहा जाता है, प्यूरिटन एज के साथ साथ एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। और जो जॉन मिल्टन थे इन्होंने अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करें इनके वर्क्स के बारे में तो सबसे फेमस वर्क इनका है पैराडाइज लॉस्ट। ये फेमस है, इसमें क्या है 12 बुक हैं इसमें और ये पब्लिश हुई थी 1667 में। पैराडाइज लॉस्ट के लिए उन्होंने 1658 में इस बुक के लिए लिखना शुरू किया था। इसके लिए कंप्लीट किया था 1665 में और इसके लिए पब्लिश किया था 1667 में। जब 1667 में पब्लिश हुई थी तो इसमें थी केवल 10 बुक्स। और चूँकि जो ईपिक होता है, ईपिक की विशेषता होती है एटलीस्ट 12 बुक्स होना ज़रूरी है। तो एक इसका एडिशन और आया सेकंड वाला, वो आया था 1674 में। जब 1674 में ये आया था तो इसमें बुक्स थी सभी 12 में क्या हुआ था, जो उसकी बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 थी, इन दोनों बुक के लिए उन्होंने डिवाइड कर दिया था, यानी 7 का 2 पार्ट कर दिए और 10 के 2 पार्ट कर दिए। इस तरह से 12 + 2 सभी बुक्स इसमें हो गई 14 उसके बाद अगर बात करें पैराडाइज रीगेंड की तो पैराडाइज रीगेंड ये भी एक एपिक है और इसमें 4 बुक्स हैं
और पब्लिश हुई है 1671 में। और उसका सैमसन एगोनिस्टेस ये जो है इसमें भी 4 बुक्स हैं, और ये पब्लिश ये भी हुई इसी के साथ साथ 1671 में। ये है क्या, ये है ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा, या कह सकते हैं ग्रीक ट्रेजेडी बोला जाता है इसे, ये था। अब देखते हैं अदर प्यूरिटन राइटर्स। जो अदर प्यूरिटन राइटर्स थे जिसमें एनी ब्रेड स्ट्रीट हैं, कॉटन मथेर हैं, विलियम ब्रैडफोर्ड है, ये सभी प्यूरिटन राइटर्स हैं। लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट हुए या राइटर हुए वो थे अपने जॉन मिल्टन साहब, जॉन मिल्टन, जो कि 1608 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1674 में। तो ये था आज का डिस्कशन जो कि हमने डिस्कस किया था कैरोलाइन एज के बारे में। कैरोलाइन एज जो कि 1625 से 1649 तक चला था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।